नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इस दिन हमें हमारे अधिकार मिले। आज 26 जनवरी 2021 को जब हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट में हमारे अधिकारों की, हमारे कर्तव्यों की। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस से। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमारे यहां पर कुछ अधिकार भी हैं। पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस बाय करें तो पहला हमारा कर्तव्य है कि उस प्रोडक्ट को ठीक से समझ लें। आप एजेंट से बाय कर रहे हो, ऑनलाइन बाय कर रहे हो, जरूरी है कि प्रोडक्ट को समझें, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो प्रोडक्ट का ब्रोशर है उसको पढ़ें, और जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास आता है उसके बाद भी आप पूरी तरह उसको पढ़ लें और जो आपकी जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक वो इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं, इस बात को आप कंफर्म कर लें। यह आपका कर्तव्य है। और साथ ही जब आप पॉलिसी के लिए अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रहे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी गई है उसको ठीक ठीक से भरें। कोई भी बात आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके ऑक्यूपेशन से संबंधित या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री, कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां मांगी गई हो, आप उसका उत्तर सही सही दें। कोई भी बात छुपाने की कोशिश ना करें। और जब पॉलिसी इश्यू हो जाती है, डॉक्यूमेंट आपके पास आता है और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो पॉलिसी रिसीव होने के बाद 15 डेज के अंदर इसको आप सरेंडर कर सकते हैं। यदि ये ट्रेडिशनल प्लान है तो आपका जो स्टैंप ड्यूटी पे की गई है या मेडिकल टेस्ट के लिए जो एक्सपेंस हुआ है उसको माइनस करके बाकी पूरा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर ये एक यूलिप है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो उस केस में जो भी फंड वैल्यू होगी उस दिन वो आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में अब पोर्टेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है, यानी कि यदि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने इंश्योरेंस कंपनी से आप खुश नहीं हैं, इस केस में आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। यानी कि उसमें जो भी बेनिफिट आपके इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि पॉलिसी बहुत साल से चल रही थी, तो जो भी वहां पर बेनिफिट्स आपके पास इकट्ठे हैं उनके साथ आप पॉलिसी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से बाय कर सकते हैं, या विद इन दैट सेम इंश्योरेंस कंपनी यदि आपको इंडिविजुअल प्लान से फ्लोटर में जाना है या फ्लोटर से इंडिविजुअल में आना है तो वो भी आपके लिए संभव है, या फिर आप अपना इंश्योरर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपकी ड्यूटी है कि मिनिमम 45 डेज पहले रिन्यूअल से, क्योंकि ये रिन्यूअल के टाइम पर ही ऐसा करना संभव हो सकता है। तो जब भी आपकी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए ड्यू है उस वक्त 45 डेज पहले आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। आप जिस नई कंपनी से पॉलिसी लेना चाहते हैं वहां पर प्रपोजल फॉर्म ड्यू डेट से, रिन्यूअल की डेट से 45 डेज पहले सबमिट कर दें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप प्रीमियम को लेकर या किसी और सर्विस को लेकर या फिर इस तरह का कोई डिस्प्यूट है आपका इंश्योरर के साथ, या फिर आपका क्लेम फुल या पार्शियल रिजेक्ट हो जाता है, इस केस में आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां से आप एक अच्छे फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है, यानी कि हम अपनी बैंकिंग सुविधाओं के लिए काफी हद तक एटीएम या नेट बैंकिंग इनका सहारा लेते हैं, और ऐसे में फ्रॉड के केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहला हमारा कर्तव्य है कि यदि हम नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं या फिर हम यदि एटीएम यूज करते हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी आईडी है, पासवर्ड है, उसको सेफ रखें, अच्छा पासवर्ड रखें, समय समय पर चेंज करते रहें। हम नेट बैंकिंग करते हैं तो हम जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, ताकि कोई हैकिंग ना हो सके। एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही अपनी जो भी
आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेफ जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, अपने पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई फ्रॉड हो जाता है, पहली बात ध्यान रहे, यदि आपने मान लीजिए कि आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया, आपने कोई आईडी भी रिवील नहीं की थी, आपने पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा था, तो यहां पर आपके कुछ अधिकार हैं। और आपका अधिकार यह है, यदि बैंक की गलती से, नेग्लिजेंस से या किसी ऐसी वजह से जहां की बैंक की पूरी जिम्मेदारी है, उनके किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया, कोई भी इस तरह की घटना हुई जिसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, आप बैंक को इन्फॉर्म करें या ना करें, जब भी आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे आपकी यहां जीरो लायबिलिटी बनती है, पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा यदि ऐसा कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है या किसी फ्रॉड तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, जहां मालूम चलता है कि ना बैंक की गलती थी ना आपकी गलती थी, लेकिन किसी वजह से थर्ड पार्टी ने यहां पर कुछ किसी तरह से भी, मतलब कोई गलत तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो यहां पर यदि 3 दिन के अंदर, जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटती है, 3 दिन के अंदर यदि आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो यहां पर आपकी जीरो लायबिलिटी बनती है, आपका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है, जहां पर या तो बैंक की गलती है या फिर आपकी गलती नहीं है, बैंक की भी गलती नहीं है, फिर भी कहीं सिस्टम में कुछ कमियां थी या फिर किसी थर्ड पार्टी ने किसी तरह से अकाउंट को हैक किया है, तो आपका पैसा पूरा आपको वापस मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लोन और क्रेडिट कार्ड की। आजकल समय समय पर कुछ बड़ा सामान खरीदना हो या फिर कुछ इमरजेंसी हो, तो कई बार लोन लेना पड़ता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य है कि जब आप लोन लें तो पहली बात तो आप प्रोडक्ट को सही तरीके से समझ लें, उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरी जानकारी रखें, आपका लोन किस तरह का है, उसकी अवधि कितनी है, उसको समझें और समय पर अपने लोन का भुगतान करें। आप उसको ओवरड्यू ना होने दें, जैसे आपकी ड्यू डेट हो उस पर आप उसको पे करते रहें। दोस्तों, कई बार न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है कि समय पर लोन नहीं चुकाया गया और डिफॉल्ट हो गया। अगर बदकिस्मती से ऐसा कभी हो जाता है तो भी आपको अपने अधिकार जानने चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी आपसे पैसे लेने के लिए, रिकवरी के लिए कोई जोर जबरदस्ती या किसी असंवैधानिक भाषा का उपयोग नहीं कर सकती। और साथ ही यदि कोई वो कम्युनिकेशन आपके साथ करते हैं तो उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सरल और सिंपल होनी चाहिए। कोई भी बैंक या उनके रिकवरी एजेंट ऑड आवर्स में आपके घर आपसे मिलने नहीं आ सकते जब तक कि आप में सहमति ना दें। यदि ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता है कि मान लीजिए आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो अलग बात है। अदरवाइज कोई भी बैंक आपको ऐसे ऑड आवर्स में तंग नहीं करेगा। ये बैंक्स के लिए गाइडलाइन है और ये आपका अधिकार है। आपने यदि कोई लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है तो ये आपका कर्तव्य है कि समय पर आप उसका भुगतान करें। लेकिन आपका अधिकार है कि आपकी जो डिग्निटी है उस पर कोई आंच ना आए, आपकी इज्जत पे कोई आंच ना आए और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। चलिए, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में आपके कर्तव्य और आपके अधिकारों की। आपका कर्तव्य यह है कि जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्कीम रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें और ये तय कर लें कि जिस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करती हो। आपकी जरूरत है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। दोस्तों, आपको पता है कि अब रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान्स, इस तरह से हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए 2 प्लान होते हैं। रेगुलर प्लान वो होता है जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं और डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्टली
म्यूचुअल फंड हाउस से वेबसाइट के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी फी बेस्ड एडवाइजर से भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप उनकी वेबसाइट से बाय करते हैं, उनके ऑफिस को विजिट करके आप बाय कर लेते हैं। तो डायरेक्ट प्लान जो होता है यहां पर एक्सपेंस थोड़ा कम होता है, जिसका फायदा आपको मिलता है। आपका अधिकार यह है कि यदि आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है और किसी भी वक्त पर यदि आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहते हैं तो उसका अधिकार आपको है। साथ ही दोस्तों, आपको पता है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कई बार चेंजेस आते हैं, सेबी के डायरेक्टिव के हिसाब से, या फिर फंड हाउसेस अपने इच्छा अनुसार कई बार स्कीम का फाइनेंशियल एट्रीब्यूट चेंज कर देते हैं। और ऐसे में आपका अधिकार यह है कि यदि आप उन चेंजेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको समय मिलता है मिनिमम 30 डेज का। उन 30 डेज में बिना एग्जिट लोड पे किए हुए, यदि आपके लिए एग्जिट लोड एप्लीकेबल भी है तो भी एग्जिट लोड पे किए बिना आप उस पीरियड के दौरान उस स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं। तो यह अधिकार भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे आपके कर्तव्य हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकार आपको मिले हैं। बी इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, टेक राइट डिसीजन। ये बहुत ही जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। यदि अच्छा पैसा बनाना है तो आपको सोच समझकर निवेश करना है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव पोस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।